MSTCT 2024 23 अप्रैल का फिजिक्स का पेपर का सोल्यूशन है। इसमें जो क्वेश्चंस हम तक पहुंचे हैं मेमोरी बेस, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक एक करके हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 100 किलोग्राम एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर आर अरेंज सच दैट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 20 सेंटीमीटर। ओके, सो मान लीजिए कि ये पहला स्फीयर है और उसी के साथ एक दूसरा स्फीयर है। ये दोनों स्फीयर को ऐसा अरेंज किए कि इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, उनके रेडियस की वैल्यू कितनी है? दोनों का रेडियस 10 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर मतलब उन दोनों के सर्कमफरेंस एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो रहे होंगे, क्योंकि उन दोनों का जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है और हर एक का रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ ईच इंडिविजुअल स्फीयर इज कितना? 10 सेंटीमीटर। समझ गया? ओके, मतलब ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। एन एक्सिस इज पासिंग थ्रू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट। तो एक एक्सिस इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन से पास हो रहा है और उस पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये कुछ एक्सिस है और इसके साथ वो रोटेट कर रहा है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द गिवन एक्सिस? तो इस एक्सिस के साथ हमको सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की कोशिश करना है। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए पॉइंट 1, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट को नाम देता हूँ मैं पॉइंट नंबर 3। ओके, अगर मैं पहले स्फीयर की बात करूँ तो पहले स्फीयर का पॉइंट नंबर 1 से यानी उसके सेंट्रल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम है कितना है। ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 m इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मास सेम है, रेडियस सेम है, इसलिए मैं सिर्फ mr स्क्वायर लेता हूँ। लेकिन हमको पॉइंट नंबर 1 से मालूम नहीं करना है, हमको इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शिफ्ट करना है पॉइंट नंबर 3 पे। इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो कहता है IO इज इक्वल टू IC प्लस m इंटू एच स्क्वायर। डेटा इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे। IO मतलब क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, जो यहाँ के केस में है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट 3 से पास होने वाला एक्सिस, इसलिए I3 लिख लेता हूँ। और IC मतलब सेंट्रल एक्सिस, जो यहाँ के केस में I1 है, प्लस m इंटू एच स्क्वायर। डेटा लिखिए इसमें और I3 की वैल्यू मालूम कीजिए। तो I3 बराबर हो जाएगा I1। I1 कितना है? I1 की वैल्यू है 2/5 इंटू mr स्क्वायर, ठीक है, प्लस m एज इट इज। What is the distance between point 1 and point 3? That distance is equal to radius of sphere, so we can write mr square. So यहाँ हो जाएगा mr square कॉमन 2/5 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 7/5 टाइम्स ऑफ mr square। ये पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पहले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ। यही कहानी हम दूसरे स्फीयर के लिए भी रिपीट कर सकते हैं। दूसरे स्फीयर का भी रेडियस वही है और सारी प्रॉपर्टीज़ वही हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ। I2 लिख लेता हूँ 2/5 इंटू mr स्क्वायर। लेकिन हमको I2 से पॉइंट 2 से मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं कैलकुलेट करना है, इसको यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं लिखता हूँ I3 डैश, यानी दूसरे स्फीयर का सेंट्रल एक्सिस के अलावा ये जो टेंजेंशियल एक्सिस है यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही कैलकुलेशन दोबारा रिपीट होंगी, इसलिए मैं सीधा सीधा लिख लेता हूँ 7/5 टाइम्स ऑफ m इंटू आर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है? अब हमको पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल सिस्टम इज इक्वल टू पहले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस और दूसरे स्फीयर का जो कितना है, जो है 7/5 mr स्क्वायर प्लस 7/5 mr स्क्वायर, यानी आंसर आ जाएगा 14/5 m इंटू आर स्क्वायर। डेटा लिख लीजिए इसमें 14/5 एज इट इज। मास ऑफ स्फीयर कितना है? 100 किलोग्राम और रेडियस की वैल्यू कितनी है? रेडियस की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, राइट। चलो 5 बन जा 5 2 जा और 5 8 जा 40, सो आ गया 2.8 और यहाँ पर है 100। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 10 का स्क्वायर होगा 100 और 10⁻² का स्क्वायर कितना होगा? 10⁻4। ये -4, ये +2 और ये +2 कैंसिल, यानी आंसर आने वाला है 2.8 kg मीटर स्क्वायर। ये गिवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होनी चाहिए, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ये जो सोल्यूशन है इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, आप उसको जाकर विजिट कीजिए। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको इसका PDF भी मिलेगा और भी बहुत सारे वीडियो के लिंक वगैरह मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ए सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 100 मीटर। एक सर्कुलर रोड है जिसका रेडियस दिया हुआ है r इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड बैंकिंग एंगल यानी थीटा की वैल्यू दी हुई है 45 डिग्री। द मैक्सिमम सेफ स्पीड, देखिए ध्यान दीजिए, आपको पता क्या करना है? यू नीड टू फाइंड मैक्सिमम सेफ स्पीड। आपको मैक्सिमम सेफ स्पीड मालूम करने की कोशिश करना है ऑफ अ कार हैविंग मास 2000 किलोग्राम। तो कार का जो मास दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 2000 किलोग्राम विल बी इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज 0.5। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। आमतौर पे बैंकिंग एंगल जब दिया हुआ होता है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी का, v मैक्सिमम इज इक्वल टू √μrg या rg tan थीटा, ठीक है ना, rg tan थीटा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ म्यू भी दिया हुआ है और थीटा भी दिया हुआ है,
इसलिए हमको वो बड़ा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जिसके अंदर हम मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं वी मैक्स इक्वल टू आर जी अंडर द ब्रैकेट ऑफ tan थीटा प्लस म्यू माइनस म्यू tan थीटा, राइट। tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये फार्मूला हमको यहाँ यूज़ करना है मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, ठीक है जी। अंडर रूट ऑफ रेडियस की वैल्यू कितनी है, ऐसा करेंगे ये आर और जी को बाद में रखेंगे। सो रेडियस अभी एज इट इज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज इट इज, tan थीटा जो यहाँ पर दिया हुआ है 45, इसलिए आ जाएगा tan 45 प्लस म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5 अपॉन 1 माइनस म्यू की वैल्यू है 0.5 और tan थीटा यानी इंटू tan 45, करेक्ट। चलो सॉल्व करो उसको, आगे बढ़ेंगे। अंडर रूट आर इंटू जी अंडर द ब्रैकेट ऑफ tan 45 की वैल्यू 1 होती है और 0.5 यानी 1/2 अपॉन 1 माइनस 0.5 इंटू tan 45 यानी 1/1, ये 0.5 1/2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ सिर्फ 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ रेडियस और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रख लीजिए। रेडियस कितना है, रेडियस है 1000, ठीक है। 1 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 ये हो जाएगा 1/2, ये 2 इस 2 को ख़त्म करेगा, यानी यहाँ पर आंसर में आएगा 3000। सॉरी, यहाँ पे एक और चीज़ रह गई, हमने सिर्फ रेडियस की वैल्यू लिखी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लिखना रह गया, इसलिए यहाँ पर एक और जीरो आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁴। 3 मतलब 1.732 और 10⁴ का स्क्वायर रूट आ जाएगा 10⁻+2, इसलिए आंसर आएगा 173 मीटर पर सेकेंड के करीब करीब। ये मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। आप अगर PYQ वाले क्वेश्चंस को देखेंगे 2020 के, 21 के, 22 के, 23 के, तो आपका जो प्रिपरेशन है MST CT का वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए हमने ना अपने एप्लीकेशन के ऊपर आपके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर हमने सारे PYQs को आपके लिए ऐड किया है, जिसके अंदर पेपर्स है। बल्कि आप देखेंगे तो फिजिक्स के लिए हमने आपके लिए 8 साल के पेपर ऐड किए हैं। आप एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, आप वहाँ पर देखेंगे तो PYQ वाला एक पूरा सेक्शन है। PYQs वाले कोर्स के अंदर आपको फिजिक्स के 8 साल के पेपर मिलेंगे, 8 साल के प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, और केमिस्ट्री के आपको 5 साल के पेपर मिलेंगे, ठीक है। खास बात यह है कि इसके अंदर जितने क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस वीडियो सोल्यूशन के साथ में हैं। आपको हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन क्वेश्चन के बाद मिल जाएगा। आपका काम क्या है, आप जाए उस कोर्स के ऊपर, आप वहाँ पर टेस्ट अटेंड कीजिए। आपने वहाँ पर टेस्ट अटेंड किया, टेस्ट अटेंड करने के बाद 50 क्वेश्चन में से आपके कुछ क्वेश्चन सही आए और कुछ क्वेश्चन गलत आए। मान लीजिए आपके 5 क्वेश्चन गलत आते हैं, अभी 5 क्वेश्चन को आपको सीखना है, तो आप जैसे ही टेस्ट सबमिट कर देंगे तो आपको वहाँ पर टेस्ट का सोल्यूशन विजिबल होगा, और सोल्यूशन के अंदर आपको वहाँ पर दोनों तरह के सोल्यूशन होंगे, टेक्स्ट सोल्यूशन भी होगा और वीडियो सोल्यूशन भी होगा। फिजिक्स में प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते हुए कभी कभी हमारी कैलकुलेशन आगे पीछे हो जाते, या कई मरतबा हमको कंसेप्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं ये समझ में नहीं आता, इसलिए वीडियो सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने आपके लिए वहीं पर वीडियो सोल्यूशन भी रखा है, आप वहाँ वीडियो देखिए, उस चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आपका दूसरा जो कोर्स के अंदर कंटेंट है वो चैप्टर वाइज टेस्ट है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, आप एक एक चैप्टर के फॉर्मूले याद कीजिए। देखो, आप MST CT का पेपर मेरे साथ ही कर रहे हैं, आपको क्वेश्चंस ना सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर ही दिखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको फॉर्मूले के बेस पे दिखने वाले हैं। अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिया और चैप्टर वाइज टेस्ट अटेंड कर लिया तो फिर बहुत उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट रेस्ट। एक पार्टिकल है, मान लीजिए पार्टिकल कैसा था, पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल ना रेस्ट में था, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है और वो फोर्स का वैल्यू है 10 न्यूटन, ओके, हैविंग अ मास ऑफ 2 किलोग्राम। इस पार्टिकल का जो मास है दैट इक्वल टू 2 kg, 2 kg मास का ये पार्टिकल है। फॉर 2 सेकेंड, कितने टाइम तक ये फोर्स लगती रही, 2 सेकेंड तक ये फोर्स लगती रही। डिटरमाइन इट्स लीनियर मोमेंटम एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, हमको उसका लीनियर मोमेंटम मालूम करना है t इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर, ओके। अब देखो, हम यहाँ लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला लिख सकते हैं, यानी फोर्स इज इक्वल टू dp डिवाइडेड बाई dt, ये फोर्स का फॉर्मूला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। कितना फोर्स लग रहा है भाई उस पर, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और चेंज इन मोमेंटम को लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। टाइम की वैल्यू कितनी है, 2 सेकेंड, यानी 10 इंटू 2 यह हो गया 20 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यानी अगर हम फाइनल मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहें तो लिख सकते हैं 20 प्लस इनिशियल मोमेंटम, यानी 20 प्लस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, राइट। मोमेंटम का तो फॉर्मूला ही है ना ये, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी फाइनल मोमेंटम पार्टिकल का बन जाएगा 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इतना आसान क्वेश्चन था, देखिए ये मोमेंटम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इज 4:3। दो वेव के एम्पलीट्यूड का रेशो हमको दिया हुआ है 4:3। लिख लेता हूँ मैं, A1/A2 इज इक्वल टू 4/3। देन द रेशो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी विल बी, हमको रेशो मालूम करना है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का, यानी आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मीन की वैल्यू हमको मालूम करने की कोशिश करना है। ठीक है, चलो तो पहले एम्पलीट्यूड का जो रेशो दिया उससे हम किसी एक एम्पलीट्यूड की वैल्यू मालूम कर लेंगे। मैं A1 की वैल्यू मालूम करता हूँ तो A1 बन जाएगा 4/3 टाइम्स ऑफ A2। अब फॉर्मूला लिखिए, आई मैक्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और आई मीन का फॉर्मूला है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, A1 अभी हमने A2 के टर्म में निकाला, A1 कितना है 4/3 टाइम्स ऑफ A2 प्लस A2 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 की जगह पर लिख लीजिए, A1 कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा 4/3 A2 माइनस A2 का ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ से A2 कॉमन निकलेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, उसी तरह A2 कॉमन निकलेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। यानी हम लिख सकते हैं आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मीन इज इक्वल टू कितना 4/3 प्लस 1 का स्क्वायर, 4/3 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर। इसलिए मैं यहाँ कॉमन स्क्वायर डाल देता हूँ। 4/3 प्लस 1 कितना होगा, ये हो जाएगा 7/3, और 4/3 माइनस 1 कितना होगा 4 माइनस 3 यानी 1/3 हो जाएगा। सो 3 और 3 कैंसिल, और ये ब्रैकेट का स्क्वायर, यानी आंसर आ जाएगा 7 स्क्वायर इज टू 1। 7 स्क्वायर की वैल्यू होती है 49, इसलिए आंसर आने वाला है 49:1, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 100 मीटर हैज बैंकिंग एंगल 45 डिग्री। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पहले ही, दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू 5550 एंगस्ट्रॉन्ग। इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ वैल्यू 5500 एंगस्ट्रॉन्ग ले लेते हैं। ठीक है, ये वेवलेंथ की वैल्यू है। एंड डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इज 1.8 mm, और डायमीटर की वैल्यू कितनी है, सो डायमीटर इज इक्वल टू 1.8 mm। The greatest distance at which a person can see clearly the millimeter mark, तो ये 1 मिलीमीटर के बराबर डिस्टेंस है, तो यहाँ और यहाँ मिलीमीटर मार्क डाले गए होंगे। ये जो दो पॉइंट है जो बिल्कुल करीब करीब है, आप उसको सेपरेट करके कब तक देख सकते हैं, आई के थ्रू, ये हमको मालूम करना है। मतलब ये दो ऑब्जेक्ट को आप रिजॉल्व करके कब देख सकते हैं, आप इसको रिजॉल्व करके कब देख सकते हैं, यानी हम जानते हैं रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला। रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या है, 1.22 लैम्बडा डिवाइडेड बाय डी। ठीक है ना, डेटा लिख लीजिए 1.22 एज इट इज। लैम्बडा की वैल्यू कितनी है 5500 एंगस्ट्रॉन्ग, एंगस्ट्रॉन्ग के माने होते हैं 10⁻⁻10, और डी मतलब डायामीटर, डायामीटर दिया हुआ है 1.8 इंटू mm है, इसलिए 10⁻³ आएगा। ओके, ये 10⁻³ और यहाँ के 10⁻10 कैंसिल हो गए, क्या बचा इक्वेशन में 1.22 इंटू 55 इंटू यहाँ 10⁻2 बचा था ना +2, और यहाँ क्या बचा 10⁻⁻7 जो इससे कैंसिल होकर बन गया 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 1.8। ओके, चलो 55 टूजा कितना, 55 टूजा होता है 110, 0 और कैरी करेगा 11, 55 टूजा 110, 110 प्लस 11 ये हो जाएगा 121 का 1 और आ जाएगा 12। ओके, 55 1 जा 55, 55 प्लस 12 कितना 65 और 2 यानी 67 डेसिमल 2 के बाद, यानी हमारा वैल्यू बनने वाला है 67.10 अपॉन 1.8 इंटू 10⁻⁻ कितना -5, यानी इक्वेशन बनेगी 671। अगर हम यहाँ 1.8 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 671.0 अपॉन 18 इंटू 10⁻⁻5। इसको कैंसिल करते हैं, कैसे कैंसिल करेंगे इसको कैंसिल करने के लिए हम 6 का टेबल यूज़ करते हैं। 6 3 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, एक बचा इधर बन गया 11, करीब 12, यानी 6 2 ज़ा 12, यानी बचा 112 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, सो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 होता है, 3 3 ज़ा 9 ले लीजिए, कितना हुआ 2 बचा, 3 7 ज़ा, यानी हमारा वैल्यू आने वाला है 37 इंटू 10⁻⁻5, जिसे हम लिख सकते हैं करीब 0.37 इंटू 10⁻³ मीटर के, राइट। यानी हमारा आंसर आने वाला है 0.37 10⁻³ मीटर के माने होते हैं मिलीमीटर, यानी हमारा आंसर 0.37 mm आना चाहिए। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस 1/n टाइम्स ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है, पार्टिकल का डिस्टेंस उसके एम्पलीट्यूड का 1/n टाइम्स है,
यानी x इज इक्वल टू a/n होना चाहिए। पार्टिकल का डिस्टेंस उसके एम्पलीट्यूड का 1/n टाइम्स है, तो हमको मालूम करना है कि उसका रेशो क्या होगा। किसका रेशो? हमको रेशो मालूम करना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या है। एसएचएम के अंदर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा ब्रैकेट में? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये कॉमन, ये डिनोमिनेटर कॉमन है, बांट कर दे देंगे। यानी काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू मिल चुकी है, a स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज। लेकिन x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है a/n का होल स्क्वायर, बराबर a/n का होल स्क्वायर माइनस 1। ये माइनस 1 को यहाँ लिख लेता हूँ, यानी इक्वेशन बनेगी a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बाय n स्क्वायर माइनस 1। a स्क्वायर कैंसिल, यानी 1/1/n स्क्वायर, ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों का रेशो आना चाहिए। सो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशो n स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ लाइट। हमको मालूम क्या करना है? वी नीड टू फाइंड वेव नंबर। वेव नंबर यानी क्या? वेव नंबर यानी वेव लेंथ का इनवर्स 1/λ हमको मालूम करना है। किसके लिए? लाइट के लिए। जैसे ही लाइट वहाँ लिखा गया, हमको नजर आया, हमारी जहन में फ़ौरन बात आई कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हुज टाइम पीरियड इज 2 × 10⁹ सेकेंड। तो वहाँ जो वेव बन चुकी है उसका टाइम पीरियड है 2 × 10⁻⁹ सेकेंड्स। ठीक है, और लाइट की बात चल रही है, इसलिए लाइट की वेलोसिटी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम जानते हैं वेलोसिटी का बिल्कुल बेसिक फार्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। वेलोसिटी का ये फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लीजिए लाइट की हम बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर c लिखा जाएगा वेलोसिटी की जगह, और एक वेव फॉर्म हो गई, इसलिए डिस्टेंस आ जाएगा लैम्बडा और टाइम आ जाएगा टाइम पीरियड कैपिटल T। हमको मालूम क्या करना है? 1/λ मालूम करना है, इसलिए 1/λ यानी लैम्बडा को यहाँ डिनोमिनेटर में लेकर आया, इस c को नीचे लेकर चले जाएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/λ इज इक्वल टू c × t। ध्यान दीजिए, यहाँ पर वो टाइम पीरियड की बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी की बात भी कर सकता था। फ्रीक्वेंसी देता था तब हम यहाँ पर c इज इक्वल टू n λ वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे, क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होता था। हमको 1/λ की वैल्यू मालूम करना है, इसलिए हम डेटा लिख लेंगे। c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू है 3 × 10⁸, और टाइम पीरियड का वैल्यू कितना है? 2 × 10⁻⁹। ठीक है, 3 × 2 ये हो जाएगा 6, यानी इक्वेशन बनेगी 1/6 × 10⁻⁻1 यानी 10/6, यानी आंसर आ जाएगा 1.6 × 6, 6 6 36, यानी 1.67 पर मीटर। ये हमारा वैल्यू आना चाहिए। सो वेव नंबर यानी 1/λ इज इक्वल टू 1.67 पर मीटर, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। समझ गए? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सारे क्वेश्चन आसान हैं। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आगे के क्वेश्चंस आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम इट्स 4th ऑर्बिट टू 5th स्टेशनरी ऑर्बिट। तो इनिशियल ऑर्बिट कितना था? इनिशियल ऑर्बिट था 4th ऑर्बिट, और फाइनल ऑर्बिट कितना है? फाइनल ऑर्बिट है 5th स्टेशनरी ऑर्बिट। द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली। तो हमको मालूम करना है कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम L से लिखते हैं, वो कितना चेंज हुआ होगा, यानी डेल्टा L की इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए। अच्छा, जैसे बोहर्स पॉस्टुलेट है, उस बोहर्स पॉस्टुलेट में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम दिया जाता है nh/2π से। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम दिया जाता है nh/2π से। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा n इनिशियल, और h/2π तो हर एक के लिए कांस्टेंट होता है, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा L फाइनल h/2π। ठीक है ना। ओके, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए ni की वैल्यू है 4, यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 4h/2π, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 5h/2π। हमको क्या मालूम करना था? एंगुलर मोमेंटम मालूम करना था? नहीं जी, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मालूम करना था, जिसके लिए फार्मूला हो जाएगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना है? 5h/2π, और इनिशियल कितना है? 4h/2π। अगर आपने यहाँ से h/2π कॉमन निकाल दिया तो इक्वेशन के अंदर क्या बचा? 5 - 4 यानी 1। डेटा लिख लीजिए, h की वैल्यू कितनी है? 6.67 10⁻34 डिवाइडेड बाय 2 × पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14, जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो है 6.67 × 10⁻34 डिवाइडेड बाय 3.14 × 2, ये हो जाएगा 6.28। यहाँ ऑप्शंस बराबर आए नहीं, यहाँ पर यूनिट गलत हो रहा है उसका, नहीं बराबर है, किलोग्राम मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये 6.28 वन जा 6.28 के करीब करीब 1 की ही वैल्यू आने वाली है, यानी हमको 1 के करीब वाला आंसर टिक करना है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, जिसके अंदर हमारा वैल्यू दिया हुआ है 1.06 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू बनना चाहिए। समझ गया, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन के अंदर हमको दिया हुआ है वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज क्यू ऑन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी इज डब्ल्यू। देखो जी, एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर के ऊपर आपने क्यू अमाउंट का चार्ज यहाँ लाने की कोशिश की। कैपेसिटर का कैपेसिटर सी के बराबर है, तो आपको वर्क करना पड़ा डब्ल्यू। ठीक है, तो कितना वर्क करना पड़ा उसके लिए फॉर्मूला है 1/2 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई सी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज क्यू ऑन अ कैपेसिटर, कितना वर्क डन करना पड़ता है? हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई सी। अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग 3Q चार्ज ऑन द सिमिलर कैपेसिटर। अगर यही कैपेसिटर होता मतलब कैपेसिटी सी होती, अनचार्ज होता, अभी कोई चार्ज नहीं है, और हमने इसके ऊपर कितना चार्ज लेकर आने की कोशिश की? 3Q चार्ज लाने की कोशिश की, तो कितना वर्क हमको करना पड़ेगा? डबल से फॉर्मूला वही हाफ क्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी, क्योंकि यहाँ कैपेसिटेंस नहीं बदला, वही पुराने वाला कैपेसिटेंस है, यानी W डैश कैन बी रिटन एज 1/2। क्यू डैश की वैल्यू कितनी है? पहला क्यू था और आपका क्यू 3 टाइम्स ऑफ क्यू है, इसलिए 3Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, यानी W डैश को लिखा जा सकता है 1/2 इंटू 9Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। दोनों इक्वेशन में एक साथ लिख लेता हूँ, W डैश इज इक्वल टू 1/2 9Q स्क्वायर डिवाइड बाई सी, और W इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन सी। इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, 1/2 कैंसिल, C और C कैंसिल, Q स्क्वायर कैंसिल। इक्वेशन में बचा है बाद वाला वर्क डन अपॉन पहले वाला वर्क डन इज इक्वल टू 9, यानी बाद वाला वर्क डन बन जाएगा 9 टाइम्स ऑफ पहले वाला वर्क डन। ठीक है, तो पहले अगर W अमाउंट का वर्क करना पड़ा, तो अब 9 टाइम्स ऑफ W अमाउंट का वर्क करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस r व्हेन ड्रॉप्ड इन अ फ्लूइड इज v। तो टर्मिनल वेलोसिटी की बात चल रही है, एक कॉपर स्फीयर है, उसका रेडियस r है, उसको हमने फ्लूइड के अंदर ड्रॉप किया और हमने ऑब्जर्व किया कि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी v हो चुकी है। व्हेन अनदर कॉपर स्फीयर, देखो जी मटेरियल नहीं बदला, कॉपर स्फीयर ही है, हैविंग रेडियस 3r, इसलिए पहले वाला रेडियस है r के बराबर, और बाद वाले स्फीयर का जो रेडियस है दैट इक्वल टू 3r। ओके, इज ड्रॉप्ड इन द सेम फ्लूइड, फ्लूइड भी नहीं बदला, कॉपर स्फीयर भी नहीं बदला, हमको टर्मिनल वेलोसिटी मालूम करना है, यानी सिर्फ रेडियस यहाँ बदल रहा है। ठीक है, तो v1 टर्मिनल वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू v के बराबर है, हमको फाइनल वेलोसिटी मालूम करना है, टर्मिनल मतलब सेकेंड केस में मालूम करना है कितनी होंगी, जिसको हम v2 लिख लेते हैं। ठीक है, चलो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। यहाँ पर फ्लूइड नहीं बदला, जब फ्लूइड नहीं बदला इसका मतलब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये नहीं बदला, 2/9 तो पहले से ही कांस्टेंट है, कॉपर स्फीयर दोनों के अंदर है, दोनों भी सेम फ्लूइड में ड्रॉप किए जा रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सबके लिए कांस्टेंट ही होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, यानी सेकेंड स्फीयर की टर्मिनल वेलोसिटी अपॉन फर्स्ट स्फीयर की टर्मिनल वेलोसिटी का रेशो हो जाएगा r2 दूसरे का रेडियस अपॉन पहले के रेडियस का स्क्वायर। दूसरे का रेडियस कितना है? दूसरे का रेडियस है 3r, और पहले का रेडियस कितना है? पहले का रेडियस है r का स्क्वायर, ये r इस r को कैंसिल करेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी दूसरे स्फीयर की टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएंगी 9 टाइम्स ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्फीयर, इसलिए आंसर आना चाहिए 9v, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ एयर। तो देखो जी वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम 1 लीटर के बराबर है, 1 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब, या कह सकते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1000 लीटर। ठीक है, इस प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी दी हुई है, E इज इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम U से लिखते हैं, उसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये U एनर्जी नहीं है, U एनर्जी नहीं है, दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, हमको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही मालूम करना है, लेकिन वॉल्यूम वहाँ पर दिया हुआ है 1 लीटर के बराबर। ठीक है, यानी U इज इक्वल टू हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू ई की वैल्यू कितनी है? 10⁻³ का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए,
इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 टू द पावर +6, -12 +6, यहाँ बचेगा 10 टू द पावर -6 या 4.425 इंटू 10 टू द पावर -6। ये पूरा सिस्टम एसआई सिस्टम के अंदर यूज़ किया गया हमने पूरे कैलकुलेशंस। इसलिए आंसर आने वाला है जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब। लेकिन हमको मालूम करना है फॉर 1 लीटर, ये 1 मीटर क्यूब के लिए पता चला, इसलिए हम मीटर क्यूब को रिप्लेस कर लेंगे लीटर से। तो 4.425 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल पर लीटर। लीटर लाने के लिए मीटर क्यूब मतलब क्या, मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर, इसलिए यहाँ पर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी आंसर आ जाएगा 4.425 इंटू 10 टू द पावर -9 जूल पर लीटर। 1 लीटर के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी की वैल्यू होंगी 4.425 इंटू 10 टू द पावर -9 जूल, यानी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आप ध्यान दीजिए, बहुत क्वेश्चंस आसान है, आप बस PYQ बनाते रहिए, एक पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, आपकी जब पूरे पेपर हो जाएंगे तो आपके कंसेप्ट पूरे के पूरे रिकॉल हो जाएंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स वेरीज विथ, तो हमको बात करना है डुअल नेचर की। डुअल नेचर में देखो, एक मान लीजिए फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, उस पर हमने लाइट इंसिडेंट की जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू के बराबर है, इसलिए आने वाली एनर्जी एच न्यू के बराबर है। होगा क्या, यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो एनर्जी वर्क फंक्शन के फॉर्म में हम लिखते हैं, फॉर्मूला बन जाता है एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। उसने क्या पूछा, उसने कहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बदलेंगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बदलेंगी, कब बदलेंगी, ऑप्शन के ऊपर आते हैं, विथ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बदलेंगे आने वाली एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होंगी, लेकिन मेटल वही है इसलिए वर्क फंक्शन नहीं बदलेगा, तो एच न्यू की वैल्यू बढ़ना काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा। तो क्या काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकता है फ्रीक्वेंसी के बदलने पर? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, ऑप्शन ए सही बात कर रहा है। ऑप्शन बी, विथ चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ गिवन रेडिएशन। इंटेंसिटी के माने एनर्जी की बढ़ना नहीं होते, ध्यान से सुनिए, इंटेंसिटी बढ़ना और एनर्जी बढ़ना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, और हमेशा डुअल नेचर के अंदर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन ये इंटरेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक फोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा। इसलिए इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब एनर्जी बढ़ाना नहीं होता, और एनर्जी नहीं बढ़ेंगी तो भैया फिर काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेंगी या कैसे चेंज होंगी, ये ऑप्शन गलत है। विथ चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, डिस्टेंस से भी फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर रखो 2 प्लेट को, तब भी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी इमिटेड इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे आपने रखा ये फोटो, यहाँ पर इस पे हमने लाइट इंसिडेंट की, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होता, ये डिस्टेंस कम या ज़्यादा कर लो, हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा होने पर तो चेंज होगा, लेकिन मोटी मोटी बात डिस्टेंस के ऊपर ये चीज़ डिपेंड नहीं करती। ऑप्शन सी इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन डी, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज एट ऑल, नहीं, काइनेटिक एनर्जी बदलती है, कब बदलती है, जब आप इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। यहाँ समझ में आ रहा है कि ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। गिवन रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओहम, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज 20 वोल्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस है, कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए 40 ओम का रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का जहाँ पे जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर दिया हुआ है उसकी वैल्यू है 20 वोल्ट। आपको मालूम करना है कितना करंट यहाँ से फ्लो कर रहा होगा। मान लेते हैं आई अमाउंट का करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, सिंपली हम यहाँ ओहम्स लॉ यूज करेंगे जो कहता है V इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ R। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर कितना है, 20 वोल्ट, करंट हमको मालूम करना है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 40, 20 1 जा 20 2 जा, यानी I इज इक्वल टू 1/2 या 1 इज इक्वल टू I इंटू 2 लिख लेंगे। I इज इक्वल टू 1/2 यानी 0.5 एम्पियर का करंट वहाँ से फ्लो करने वाला है। पेपर का डिज़ाइन ऐसा ही किया जाता है कि कुछ क्वेश्चंस 1 मिनट से कम में सॉल्व हो जाए, कुछ क्वेश्चंस 1 मिनट से ज़्यादा भी लगते हैं, इसलिए आप क्या करें, अपने पेपर को स्ट्रॉन्ग करें, हर एक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें, आपका क्वेश्चन 1 मिनट से कम में सॉल्व हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फार्मूला है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फार्मूला है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास इंटू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, यानी मास का डायमेंशन होता है m1 और डिस्टेंस का डायमेंशन होता है l1, और यहाँ l1 का स्क्वायर हो जाएगा l2 इंटू t0। ये हो गया डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m1 l2 t0। ऑप्शन ए इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इनकरेक्ट, ऑप्शन डी सही है, m1 l2 t टू द पावर 0। कितना आसान क्वेश्चन था, देखिए। अगला क्वेश्चन, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट I डबल डैश। I डबल डैश आपको मालूम करना है इफ द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ टू पोलराइड इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे बनने वाला ये जो एक्सिस ऑफ पोलराइड है, यहाँ पे हमने इस पोलराइड को रोटेट किया, तो रोटेट करने के बाद जो यहाँ पर एंगल बना पहले वाले के साथ,
कितने से रोटेट किया, द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ, ये इसका एक्सिस था, ये इसका एक्सिस, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। हमको पता करना है आई डबल डैश कितना होगा। पहली बात, यहाँ पे लाइट अनपोलराइज थी, ये पहले पोलराइज से पास होकर आई डैश में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है तो पहले पोलराइज से पास होने के बाद उसकी इंटेंसिटी एग्जैक्टली हाफ हो जाती है, इसलिए आई डैश बन जाएगा आई नॉट डिवाइडेड बाई 2। और बाद में अब ये क्या है, ये हमने पहले पोलराइड से पास करवा दिया, ये एनालाइजर है। अब यहाँ पर हम मैलोस लॉ यूज़ करेंगे जो कहता है पोलराइड से पास होने के बाद आने वाली इंटेंसिटी जो यहाँ के केस में आई डबल डैश है, पोलराइड पर इंसिडेंट होने वाली लाइट की इंटेंसिटी जो यहाँ के केस में आई डैश है, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा या फाई। ठीक है, आई डैश की वैल्यू कितनी है, आई डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आई नॉट वो है आई नॉट डिवाइड बाई 2, और एंगल कितना है, एंगल है 60 डिग्री। ओके, यानी आई नॉट डिवाइड बाई 2 एज इट इज, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी मिल चुका आई डबल डैश इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया 1/4, यानी बाद वाली इंटेंसिटी हो जाएंगी आई नॉट बाई 8। इतनी इंटेंसिटी आई डबल डैश की वैल्यू के बराबर होंगी, यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चन को ध्यान से करिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सर्किट। ये सर्किट हमको दिया हुआ है, कुछ ऐसा ही सर्किट एग्जाम के अंदर भी आया है और हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करना था। ठीक है, तो पहली बात, हम C1 और C2 को मिलाकर एक नया कैपेसिटेंस बना देते हैं जिसको हम नाम देंगे CP नाम दे देंगे मान लीजिए। उसी तरह C2 और C4 को मिलाकर एक नया कैपेसिटेंस बना देंगे, उसको हम नाम दे देते हैं CQ। ओके, पहले तो CP के बारे में सोचेंगे, तो यहाँ C1 और C2 सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसलिए लिखा जा सकता है 1/CP इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये सीरीज में जब कैपेसिटेंस होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला है, यानी हो जाएगा 1/1 प्लस C2 की वैल्यू है 1/3, यानी 1 प्लस 1/3, और 1 प्लस 1/3 कितना होता है 4/3। ये हमको 1/CP की वैल्यू मिली, जिससे हम लिख सकते हैं CP इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4। यही काम दोबारा करना है C3 और C4 के लिए, यानी 1/CQ विल बी इक्वल टू 1/C3 प्लस 1/C4। डेटा लिखिए, तो 1/CQ इज इक्वल टू 1/C3 की वैल्यू कितनी है 2 और C4 की वैल्यू कितनी है 6, यानी कितना हो जाएगा 6 + 2 8, 8/2 इंटू 6, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये वैल्यू आ रही है 2 डिवाइड बाई 3, ये है 1/CQ, जिससे हम कह सकते हैं CQ इज इक्वल टू 3/2। लेकिन हमको मालूम क्या करना है, हमको ये पूरे सर्किट की वैल्यू मालूम करने की कोशिश करना है। तो ये जब ये दोनों CP और CQ एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों का कैपेसिटेंस ऐड हो जाएगा, यानी CP प्लस CQ, और CP की वैल्यू कितनी है 3/4 और CQ की वैल्यू कितनी है, CQ की वैल्यू है 3/2, यानी आ जाएगा आंसर 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना 6 प्लस 4 3 ज़ा 12 डिवाइड बाय 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना होता है 8, 12 प्लस 6 ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 8, आंसर आने वाला है 9/4 माइक्रोफैरेड। आंसर आने वाला है 9/4 माइक्रोफैरेड, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आसान क्वेश्चन था। इसी तरह डायग्राम बनाइए, एक एक करके कैपेसिटर को सॉल्व करते रहिए, आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फॉर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट व्हेन ऑल द 3 इनपुट्स आर फर्स्ट हाई एंड देन लो, तो पहले पूरे के पूरे इनपुट A, B और C कैसे थे, हाई थे और बाद में लो थे, तो हमको Y आउटपुट निकालने की कोशिश करना है। आप इसको ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हैं, हम सीधा सीधा डायरेक्टली वैल्यूज रखकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सारे इनपुट हाई थे, 1 1, A 1 के बराबर, B 1 के बराबर और C भी 1 के बराबर, तो यहाँ A से 1 गया, B से भी 1 आया। ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है, इसके अंदर दोनों इनपुट अगर 1 हो तो आउटपुट भी 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ C से भी इनपुट आया 1, ये कौन सा गेट है, ये पहले एंड है और बाद में नॉट है, तो 1 1 का आउटपुट एंड में 1 आएगा और नॉट होने पर 0 आ जाएगा, यानी पहले 0 होना चाहिए जो दो ऑप्शन में है, A वाला और D वाला, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। उसके बाद उसने कहा कि सभी इनपुट 0 के बराबर है, तो 0 0 और 0 0 0 ये दोनों यहाँ चले जाएंगे। एंड गेट में 0 0 का आउटपुट 0 आता है और नीचे से क्या आ गया, नीचे से भी 0 आया, ये 0 0 का आउटपुट भी 0 आएगा और 0 का नॉट 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पहले आना चाहिए 0 बाद में आना चाहिए 1, यानी ऑप्शन A विल बी करेक्ट। कितना सिंपल था। आप ऐसा समझिए कि हर पेपर में आपको एक क्वेश्चन लॉजिक गेट पर जरूर मिलेगा और लॉजिक गेट के क्वेश्चंस बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप में से कोई भी बच्चा जिसकी अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई वो लॉजिक गेट को आसानी से सीख सकता है। आप उसको सीखिए, हमारे जो पेपर दिए हुए हैं एप्लीकेशन के अंदर उसको डाउनलोड कीजिए, यहाँ पर हमने उसके लिंक्स प्रोवाइड किए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी टेलीग्राम चैनल का और एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस फॉलोइंग द गिवन पीवी डायग्राम। तो ये पीवी डायग्राम को फॉलो करते हुए हमको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले प्रोसेस की बात करते हैं, जैसे ऑप्शन दिया हुआ है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस किसे कहते हैं भाई? आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हीट हम सिस्टम के अंदर देते हैं लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बदलता। यानी टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस किसे कहते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 होती है। हम सिस्टम को कोई हीट देते भी नहीं, सिस्टम से कोई हीट लेते भी नहीं। आइसोकोरिक प्रोसेस किसे कहते हैं? ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, डेल्टा वी का वैल्यू 0 होता है। और आइसोबारिक प्रोसेस किसे कहते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, यानी डेल्टा पी 0 होता है। ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है। पहले प्रोसेस के ताल्लुक से देखिए, इनिशियल पॉइंट पे जितना प्रेशर था, प्रेशर में आप ऊपर गए ही नहीं, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है प्रेशर एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी वॉल्यूम चेंज हुआ, प्रेशर चेंज नहीं हुआ। यानी ये कौन सा प्रोसेस है? पहला प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस होना चाहिए। पहला कौन सा होना चाहिए? पहला आइसोबारिक प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन चेक कीजिए। ए वाला आइसोथर्मल गलत, एडियाबैटिक गलत, आइसोबारिक सी वाला सही है, ऑप्शन डी आइसोकोरिक ये भी गलत है। यानी आप ऑप्शन सी को देखकर ही आंसर टिक करके आ सकते थे। सेकेंड वाला प्रोसेस और थर्ड वाला प्रोसेस, इसको हम थोड़ी सी देर के बाद डिस्कस करते हैं। फोर्थ वाले प्रोसेस के अंदर देखिए, ये वॉल्यूम एक्सिस पे परपेंडिकुलर है और प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी ये प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है। यानी फोर्थ वाला कौन सा है? आइसोकोरिक प्रोसेस है। और आइसोकोरिक प्रोसेस के बाद ये 2 और 3, इसके अंदर देखो सेकेंड वाले का स्लोप कम है और थर्ड वाले का स्लोप ज़्यादा है। जिसका स्लोप ज़्यादा होता है वो एडियाबैटिक होता है। जहन में रहेंगी ये बात, जिसका स्लोप ज़्यादा होता है वो एडियाबैटिक होता है और जिसका स्लोप कम होता है वो आइसोथर्मल होता है। ये 4 प्रोसेस हो गए। हम सिंपली देख पा रहे हैं ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ये बहुत अहम क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स का, इस क्वेश्चन को करके जाइए, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ जितने क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल थे शिफ्ट से रिलेटेड वो मैंने आपको सॉल्व करवा के दे दिए हैं। अब आपका काम है इन क्वेश्चन को दोबारा प्रिपेयर करना। आपके लिए हमने क्या किया, हमारा एप्लीकेशन है, आप उसको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हैं MUK CET। इस एप्लीकेशन पर हमने आपके लिए PYQs जमा करके रखे हैं। आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, PYQs एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपके PYQs सॉल्व हो चुके तो समझिए आपका MST CET का पेपर बन चुका। ठीक है, वहाँ पर हमने फिजिक्स में आपके लिए 8 साल के पेपर तैयार किए हैं और केमिस्ट्री में आपके लिए 5 साल की PYQs तैयार किए हैं और फिजिक्स के अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट भी है। तो आप जाइए एप्लीकेशन के ऊपर विजिट कीजिए। और हाँ, ये जो फाइल मेरे पास तैयार है पेपर की, इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा। उसके